हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं प्राध्यापिका डॉक्टर कुलकर्णी वनिता बाबूराव, हिंदी विभागाध्यक्षा, कैलासवासी रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय, सोनपेठ, तालुका सोनपेठ, जिला परभणी। दोस्तों, बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का हिंदी विभाग में सहर्ष स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए तृतीय वर्ष डीएससी हिंदी सेकंड साहित्य शास्त्र प्रश्न पत्र क्रमांक है 11। इसके अंतर्गत आलोचना की परिभाषा, स्वरूप, आलोचक के गुण को लेकर इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आलोचना का अर्थ है किसी साहित्यिक रचना को पूरी तरह से देखना, परखना। इस प्रकार रचना का प्रत्येक दृष्टि से विश्लेषण और मूल्यांकन कर पाठकों को उस रचना के मूल तक पहुंचाने में सहायता करना आलोचना का उद्देश्य होता है। सैद्धांतिक आलोचना की परंपरा संस्कृत एवं हिंदी में बहुत पुरानी है, पर आधुनिक साहित्य के विवेचन एवं मूल्यांकन के लिए व्यावहारिक आलोचना की आवश्यकता पड़ी। इस नई आलोचना का पहला रूप पुस्तक समीक्षाओं के रूप में भारतेंदु युग में प्रारंभ हो गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना के क्षेत्र में पुस्तक समीक्षा का स्तर ऊंचा किया और प्राचीन कविताओं की व्यवस्थित आलोचना की परिपाटी चलाई। तो दोस्तों, इस तरह से हिंदी आलोचना के वास्तविक रूप का विकास तीसरे एवं चौथे दशकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा तुलसी, सूर एवं जायसी की समीक्षात्मक भूमिकाओं द्वारा, व्यावहारिक आलोचना तथा चिंतामणि के निबंधों द्वारा सैद्धांतिक समीक्षा को शुक्ल जी ने विशेष शास्त्रीय गरिमा प्रदान की है। वस्तुतः शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं नगेंद्र जैसे समीक्षकों ने आलोचना को आगे बढ़ाया है। समसामयिक युग में अज्ञेय, देवीशंकर अवस्थी, इंद्रनाथ मदान, रामविलास शर्मा, डॉक्टर प्रभाकर क्षेत्रीय आदि के नाम उल्लेखनीय है। शिवशंभु का चिट्ठा और खत में यदि गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग का निशाना बनाया था, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने बलकम खुद के निबंधों में लेखकों, राजनीतिज्ञों, गांधीवादियों, कागज का राज, अखबार, शिक्षा, पूंजीवाद आदि पर तीखे व्यंग किए हैं। तो दोस्तों, आलोचना के लिए समालोचना एवं समीक्षा शब्दों का भी प्रयोग होता है। कुछ आलोचक लेखकों के नाम इस प्रकार से हैं: डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आदि। तो दोस्तों, आलोचना व्युत्पत्ति की दृष्टि से आलोचना शब्द उपसर्ग पूर्वक लोच धातु में ल्यूट और टाप प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है, जिसका शब्दगत अर्थ हुआ गुण दोषों का विवेचन, परख, समीक्षा। तो हिंदी आलोचना को अंग्रेजी के लिटरेरी क्रिटिसिज्म के समानांतर माना जा सकता है। अंग्रेजी शब्द
क्रिटिसिज्म की निष्पत्ति ग्रीक शब्द क्रिटिकोस से बना है, जिसका अर्थ है विवेचन करना या निर्णय देना। तो संस्कृत में आलोचना के लिए टीका, व्याख्या और काव्य सिद्धांत निरूपण जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो आलोचना और आलोचक अपने आज के प्रचलित अर्थ में आधुनिक शब्द है। पाठक ही पहले आलोचक होता था, जो मूल्यांकन कर सकता था, सहृदयपूर्वक काव्य के गुण दोषों का विवेचन कर सकता था, परंतु उसका उद्देश्य दोष निकालना मात्र नहीं था, दोषों को प्रकट करके उनको दूर करने की प्रेरणा देना भी था। तो रचनाकार तथा उसकी रचना के गुणों का विकास करना उसका प्रमुख ध्येय था। दोस्तों, वैसे आलोचक का उत्तरदायित्व 3 तरह का होता है: कवि या लेखक के प्रति, कृति के प्रति, समाज के प्रति। तो कवि और लेखक के लिए वह प्रेरक और मार्गदर्शक है। तो कृति के गुणों का विज्ञापन और दोषों का विवेचन, दिग्दर्शन करके उसका महत्व प्रकट करना आलोचक का प्रमुख कार्य है। समाज को कृति और कवि के संबंध में वास्तविक ज्ञान कराना और कृतियों का पठन या उनके प्रति पाठकों में प्रेरणा जागृत करना और लेखकों के प्रति सम्मान भावना बढ़ाना आलोचक का उत्तरदायित्व है। इस आधार पर आलोचना के स्वरूप को निम्न रूप से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, आलोचना के स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले हम आलोचना की परिभाषाओं को देखेंगे और परिभाषाओं के आधार पर ही आलोचना का स्वरूप हमारे सामने आएगा। तो विविध विद्वानों ने आलोचना को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से बाबू श्याम सुंदर दास जी की आलोचना की परिभाषा इस प्रकार से है: साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उस संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना है। तो आचार्य नंददुलारे वाजपेयी आलोचना की परिभाषा इस प्रकार से करते हैं: सत्यम शिवम सुंदरम का समुचित अन्वेषण, पृथक्करण, अभिव्यंजना ही आलोचना है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र आलोचना की परिभाषा इस प्रकार से करते हैं: आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना है। दोस्तों, IA रिचर्ड्स ने आलोचना की परिभाषा इस प्रकार से की है: आलोचना साहित्यिक अनुभूतियों के विवेकपूर्ण विवेचन के उपरांत उनका मूल्यांकन करती है। तो मैथ्यू ऑर्नाल्ड ने आलोचना की परिभाषा इस प्रकार से की है: वास्तविक आलोचना में यह गुण रहा करता है कि उसमें समग्र निष्पक्षता से बौद्धिक सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाए। तो इन परिभाषाओं के आधार पर आलोचना का स्वरूप हम इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। आलोचना के संबंध में भ्रांतिमान धारणाएं प्रचलित है और कुछ लोग रचनात्मक साहित्य के अलावा अन्य समस्त काव्य से संबंधित काव्य आलोचना की परिधि में सम्मिलित करते हैं, परंतु वह सब वास्तव में आलोचना नहीं है। इस प्रकार के साहित्य में साहित्यानुसंधान, काव्य का इतिहास और काव्य के सिद्धांत भी सम्मिलित है। इसी आधार पर आलोचना के स्वरूप को 3 तत्वों में परखा जा सकता है। तो दोस्तों, आलोचना के स्वरूप को अनुसंधान के आधार पर
इस तरह से परखा जाएगा। तो अनुसंधान अनुसंधान का प्रमुख कार्य अज्ञात तथ्यों की खोज अथवा ज्ञात तथ्यों की पुनः नवीन व्याख्या है। जब तक तथ्य या दृष्टिकोण संबंधी नवीनता न हो तब तक उसे अनुसंधान की कोटि में नहीं रखा जा सकता। परंतु आलोचना का कार्य मापदंडों के आधार पर विशेषताएं बताना, व्याख्या करना अथवा मूल्यांकन है। अतः समस्त अनुसंधानात्मक कृतियां आलोचना नहीं हो सकती, न समस्त आलोचनात्मक कृतियां अनुसंधानात्मक। कोई आलोचना अनुसंधान तभी बन सकती है जब उसमें नवीनता या अब तक के किसी अज्ञात दृष्टिकोण को खोजा जाए। तब प्रश्न उठता है कि क्या आलोचना में नवीन बातें कही जा सकती है, पर बातों में प्रारंभ से लेकर अंत तक यह निश्चित सिद्धांत नहीं रहता जो अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुसंधान एक निश्चित धारणा को लेकर चलता है। जहां भी नवीन सुंदर मौलिक विशेषताएं मिले उन्हीं का स्पष्टीकरण किसी मानदंड के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से अनुसंधान के आधार पर आलोचना के स्वरूप को परखा जा सकता है। तो साहित्यिक इतिहास और आलोचना के आधार पर भी आलोचना के स्वरूप को परखा जा सकता है। तो इतिहास का प्रमुख ध्येय कालक्रम में लेखक और उसकी कृतियों का व्यवस्थित और स्थूल परिचय देना है। तो आलोचना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए लेखक की महत्वपूर्ण कृतियों, उन कृतियों का मूल्यांकन संबंधी विवेचन, कृति की व्याख्या और उसकी विशेषताओं का स्पष्टीकरण करती है। ऐतिहासिक आलोचना इतिहास की पृष्ठभूमि को ग्रहण करती है पर इतिहास को नहीं। तो इतिहास तथ्यों के अनुसंधान के अनुसार अपनी व्यवस्थाओं और मान्यताओं में परिवर्तन, संशोधन करता है। तो इस तरह से साहित्यिक इतिहास और आलोचना के आधार पर भी आलोचना के स्वरूप को परखा जा सकता है। तो काव्यशास्त्र और आलोचना के आधार पर भी आलोचना के स्वरूप को परखा जा सकता है। तो कुछ विद्वान काव्यशास्त्र को आलोचना का एक प्रकार मानते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। काव्यशास्त्र समस्त काव्य में व्याप्त उसके स्वभाव, सौंदर्य, प्रक्रिया, प्रभाव आदि से संबंधित नियमों और सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। तो आलोचना उन्हीं सिद्धांतों और नियमों को मानदंड के रूप में स्वीकारती है। आलोचना सिर्फ नियमों, सिद्धांतों को ही नहीं खोजती बल्कि लेखक की कृतियों का मूल्यांकन भी करती है। जहाँ काव्य के नियम, सिद्धांत, वर्गीकरण पर विचार किया जाता है वहाँ काव्यशास्त्र है, पर जहाँ कवि की कृति का मूल्यांकन होता है वहाँ आलोचना है। तो इस तरह से दोस्तों, अनुसंधान, साहित्यिक इतिहास और आलोचना, काव्यशास्त्र और आलोचना, इसके आधार पर आलोचना के स्वरूप को परखा जा सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम आलोचक के गुणों को देखने वाले हैं। तो आलोचक के गुण, आलोचना का साहित्यिक महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि वह साहित्य रचना के गुण दोषों का निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन करने में सक्षम होती है। मात्र जिस व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है उस आलोचना के द्वारा बुद्धि पक्ष के आधार पर कृति का मूल्यांकन कर उसे योग्य न्याय दिलाने की कोशिश होती है। तो आलोचना का कार्य जिन जिम्मेदारियों वाला होता है, अतः आवश्यक बन जाता है कि उसे करने वाले आलोचक के गुणों को परखा जाए। तो अच्छा आलोचक बनने के लिए निम्न गुणों का होना आवश्यक है। तो पहला गुण है सहृदयता।
तो आलोचना के लिए यह सबसे आवश्यक गुण है। यह सहृदयता निषेधात्मक और योगात्मक दोनों रूपों में आवश्यक है। तो आलोचना में कृतिकार व उसकी कृति के प्रति पूर्वग्रह का अभाव होना चाहिए। द्वेष, ईर्ष्या आदि से रहित आलोचना हो। कृति में व्याप्त गुणों पर रीझने की शक्ति आलोचक में होनी चाहिए। कवि की अंतरात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने की संवेदना आलोचक का मुख्य गुण है। मुक्त हृदय से काव्य कृति में तन्मय होकर गुणों पर रिश्ता हुआ जो आलोचक अपनी आलोचना प्रस्तुत कर सके वह सहृदय आलोचक है। तो दोस्तों, इस तरह से आलोचना करने वाले आलोचक का दूसरा गुण होना चाहिए विस्तृत ज्ञान। यदि आलोचक को आलोच्य विषय तथा लोक और शास्त्र का व्यापक एवं सूक्ष्म ज्ञान न होगा तो वह वर्ण विषय की बारीकियों को समझ ही नहीं पाएगा, तो उसमें गुण दोष निकालना तो दूर की बात है। तो आलोचक का इतिहास, दर्शक, काव्यशास्त्र, समाजशास्त्र आदि का विस्तृत ज्ञान ही आलोचक को सशक्तता प्रदान करता है और कृति की विशेषताओं का विवेचन करने में सहायक हो सकता है। सूक्ष्म एवं गंभीर ज्ञान से ही आलोचना न तो कवि और उसकी कृति के लिए महत्वपूर्ण है न हितकारक। तो आलोचक के गुणों में तीसरा गुण है निष्पक्षता। तो सहृदय के साथ निष्पक्षता के मेल बिना आलोचक किसी कृति की आलोचना से न्याय नहीं कर सकता है। तो अपने समीचितों और आत्मीयों की कृतियों में उसके अच्छे गुण ही दिखाई देंगे और अन्यों की कृतियों में दोष ही अधिक दिखाई देंगे। इस प्रकार पक्षपात आलोचक का बहुत बड़ा दोष है। तो आलोचक को न्यायाधीश के समान निरक्षीर विवेक समान होना चाहिए। आलोचक का यह गुण सूक्ष्म बुद्धि और चरित्र दोनों में होता है। तो इस तरह से चौथा गुण है प्रेरणा दृष्टि। तो दोस्तों, चौथा गुण है प्रेरणा दृष्टि। तो आलोचक को व्यक्तिगत कृति की आलोचना के साथ साथ समय समय पर सामूहिक रूप से साहित्य को प्रेरित करने वाले विचार प्रकट करने चाहिए। यह आलोचक के लिए आवश्यक उदात्त सामाजिक और कलात्मक दृष्टि से संवेदना रखने वाला गुण है। तो इस दृष्टि के साथ युग की बदलती चेतना का भी संवेदना उसमें होनी चाहिए, जिसमें वह प्राचीन अथवा नवीन कलाकृतियों की युगानुरूप व्याख्या कर सके। तो पांचवा गुण है प्रतिभा। तो दोस्तों, ज्ञान एवं अध्ययन के पश्चात भी जिस महत शिव धनुष्य को उठाने का काम आलोचक करता है उसे प्रतिभा के बिना वह पूर्ण नहीं कर सकता। प्रतिभा ही आलोचक को रचना का विवेचन, सतर्कता एवं प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने में सहायता करती है। प्रतिभा उसके कार्य में निखार लाती है। तो इस तरह से निर्णय क्षमता यह गुण भी आलोचक में होना चाहिए। तो आलोचक रचना के जिन गुण दोषों का विवेचन करता है उसके लिए रचना के प्रति सही निर्णय लेना आवश्यक है। आलोचक रचना के प्रति जो निर्णय ले रहा है उस पर स्थिर रहने की क्षमता उसमें हो, वह इसलिए और अधिक आवश्यक बन जाता है क्योंकि उसे न तो रचना और उसके रचनाकार के प्रति पाठक के मन में नकारात्मक भाव पैदा करना है, न उस रचनाकार को उसके पथ से विचलित करना है। अतः योग्य निर्णय की क्षमता आलोचक का महत्वपूर्ण गुण है। तो दोस्तों, इस तरह से निर्णय क्षमता के बाद सातवां गुण है अभिव्यक्ति कौशल। तो आलोचक के सभी गुणों में यह गुण अत्यधिक आवश्यक माना जा सकता है, क्योंकि जिस कार्य को आलोचक कर रहा है उसकी यथायोग्य अभिव्यक्ति ही वह न कर पाया तो उसके श्रम किसी मूल्य के नहीं। बिना अभिव्यक्ति कौशल्य के आलोचना प्रभावहीन है। ऐसी आलोचना न तो पाठक पर प्रभाव डालती है
न रचनाकार के कर्म के लिए विशेष योगदान दे सकती है। तो इनके अलावा रचना के प्रति सहानुभूति, बुद्धिमत्ता, औचित्य का ज्ञान, निर्भयता, गंभीरता, स्थिरता, उत्साह, परिश्रम आदि आलोचना के लिए आवश्यक गुण है। तो उपयुक्त सभी गुणों से संपन्न होने के बाद ही आलोचक अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना है। इसके लिए कृति में व्याप्त गुणों का उद्घाटन और दोषों का विवेचन करना तो आलोचक का कार्य है ही, साथ ही समाज में और अन्य कलाकृतियों के बीच उस कृति का क्या स्थान और महत्व है, यह स्पष्ट करना भी आलोचना का उद्देश्य है। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टियों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार आस्वादन में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना है। भिन्न विद्वानों द्वारा आलोचना के सामान्यतः दो मुख्य उद्देश्य माने गए हैं: सत साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहित देना और असत साहित्य का निराकरण करना। यह आलोचना का उद्देश्य है। एक अच्छा आलोचक अपने समकालीन कवि या लेखक की कृतियों की स्पष्ट आलोचना कर उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। मात्र इसके लिए आलोचक का सूर्योदय होना आवश्यक है, अन्यथा मूल लेखक व कवि के साथ अन्याय होने की संभावना अधिक होती है। तो इस तरह से आलोचना का उद्देश्य हमने देखा है। आलोचना की आवश्यकता, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, साहित्य का भंडार अनंत एवं विशाल है। साहित्य के प्रति पाठक में जहां अपरिमित जिज्ञासा और उसकी प्राप्ति की ललक होती है, वही वह इस तथ्य से विज्ञ है कि उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करना किसी भी पाठक के लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में अच्छे योग्य साहित्य को चुनने में आलोचना मदद कर सकती है। रचनाकार का परिचय तथा उसकी रचना का संक्षिप्त ज्ञान आलोचना के द्वारा संभव है। अतः रचना का स्वयं आस्वादन कर पाठक के उस प्रकार के आस्वादन में सहायता आलोचना करती है। इतना ही नहीं, आलोचना पाठक की अभिरुचि को भी परिमार्जित कर सकती है। उस कृति के गुणदोषों के साथ उसके रचनाकार के प्रति पाठकों के मत स्थिर करने में भी यह सहायक है। उत्कृष्टता का प्रकाशन आलोचना का कार्य है। इसके अतिरिक्त कवि प्रतिभाओं की विशेषताओं का पूर्व उद्घाटन आलोचना करती है। कलाकृति द्वारा कवि के मन पर प्रकाश डालना और वैयक्तिक, सामाजिक तथा युग के परिस्थिति के प्रभाव को स्पष्ट करना भी आलोचना का कार्य समझा जाता है। अतः आलोचना के पीछे दो प्रधान पक्ष माने जाएंगे। एक तो कवि और कलाकार की कृति की पूर्ण व्याख्या करना, तो दूसरा उसका महत्व तथा मूल्य निरूपित करना। मूल्य अथवा महत्व का निरूपण आलोचक के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव पाठक पर डाल देना है। यदि आलोचक अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागृत है तो वह दोनों पक्षों के कार्य का निर्वाह करता है। आलोचक का क्षेत्र यहाँ तक माना जाता है व्यक्तिगत प्रभावों से लेकर तटस्थ रूप से सिद्धांतों का स्पष्टीकरण भी इसी सीमा में आता है। तो दोस्तों, इस तरह से सारांश रूप में हम यह कहेंगे कि आज अनेक प्रकार की आलोचना पद्धतियाँ इस युग के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। आज हमारे सामने आलोचना का विकसित रूप है। शास्त्रीय, ऐतिहासिक, व्याख्यात्मक, भावात्मक, प्रभावात्मक, तुलनात्मक, मनोवैज्ञानिक आदि आलोचना के प्रकार साहित्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। शास्त्रीय आलोचना के भीतर केवल काव्य शास्त्र का आधार नहीं, बल्कि राजनीति और समाजशास्त्रीय आधार को लिया जा रहा है। मात्र शुद्ध साहित्यिक उत्कृष्टता को लाने में यह उतनी सहायक नहीं है। हम कह सकते हैं कि आज सैद्धांतिक सहजता का अभाव है। आधुनिक आलोचना पद्धति के इस रूप का विकास करने के लिए केवल आलोचनात्मक लेख पढ़ना आवश्यक नहीं है। जितनी कलाकृतियां हैं, उनके अनवरत सेवन का अध्ययन के पश्चात सामान्यतः विशेषताओं से जो निष्कर्ष निकलते हैं, वे इस आलोचना का
आधार बनते हैं। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि आलोचना को जिस अर्थ में लिया जा रहा है उसका वास्तविक विकास आधुनिक युग में पाश्चात्य आलोचकों से प्रभावित होकर हुआ है। धन्यवाद।